नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजेश सलूजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी सीरीज स्टेट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की फोर्थ वीडियो लेके। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और अपना आगे के डेलीब्रेशन स्टार्ट करूँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका, जिन्होंने मेरी वीडियो को ना केवल देखा, सराहा, बट आगे लोगों को शेयर किया जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसके साथ ही अलाउ करते हैं कर कीजिए कि आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हुए। यस, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमारा एक है, जो कि बात करेंगे हम विल के बारे में और नॉमिनेशन के बारे में। अ, हमने अभी तक पहले 3 एपिसोड में इन टॉपिक्स को कवर किया है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए डिसीज की डेथ के बाद, लीगल हेयर्स कौन होते हैं, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और फिर किस तरह से लीगल हेयर के एसेट्स जो है उनको हम इनकैश कर सकते हैं, उनके प्रोसीजर्स और कंप्लायंसेस क्या है। आज हम बात करेंगे कि एक विल क्या होती है, वसीयत क्या होती है, और नॉमिनेशन कहाँ कहाँ होती है, और दोनों में कनेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है। सो विल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वसीयत, है ये एक इंसान की इच्छा होती है कि उसके जाने के बाद वो किस व्यक्ति को अपने प्रॉपर्टीज एसेट्स देना चाहता है, बोथ मूवेबल और इमूवेबल। यहाँ पे एक बात हमको जाननी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि विल जो है वो लीगल हेयर्स या फैमिली मेंबर्स के नाम पे ही होगी। किसी भी थर्ड पर्सन, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई जानकारी, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि धर्म कर्म के काम करती है, फिलंथ्रोपिक काम करती है, तो उसके नाम पे भी एक व्यक्ति अपनी विल कर सकता है। तो आगे देखते हैं इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज की है इसका। ये मतलब नहीं है कि सारी पार्टीज हर विल में होंगी, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन और करूंगा। टेस्टेटर वो इंसान जो अपनी विल बना रहा है। बेनिफिशियरी वो लोग, व्यक्ति या एक संस्था जिसको ये प्रॉपर्टीज या एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस टेस्टेटर की जाएगी, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो नॉर्मली विल के अंदर हमको ये दो पार्टीज ही मिलेंगी। किसी किसी विल में हमको एक थर्ड नाम मिलता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। ना ये एग्जीक्यूटर वो होता है जो विल के अंदर जो लिखा गया उसको कार्यान्वित करता है, उसको एग्जीक्यूट कराता है। कि अगर विल पे लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को जाएगी, दूसरी चीज दूसरे व्यक्ति को जाएगी, तो एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है जो इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है और एग्जीक्यूट करता है। ये नॉर्मली एक ट्रस्टेड मेंबर होता है, एक फ्रेंड हो सकता है, एक लॉयर हो सकता है, या एक प्रोफेशनल हो सकता है, जिसको कि जाने वाला व्यक्ति या जो विल व्यक्ति अपना विल कर रहा है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है और उस पर वो ट्रस्ट करता है। ट्रस्टी नॉर्मली आता है जब एक एस्टेट बनती है, एक प्राइवेट ट्रस्ट बनती है, जिसके अंदर सारा पैसा डाल दिया जाता है, और फिर वो ट्रस्टी जो है बेनिफिशरीज के लिए उस ट्रस्ट की देखभाल करते हैं और बेनिफिशरीज को उसका बेनिफिट देते हैं। फिर कुछ केसेस में लीगल गार्डियन होते हैं, स्पेशली जहाँ पे माइनर बच्चे होते हैं, तो वहां पे भी एक विल करने वाला टेस्टेटर एक लीगल गार्डियन भी अपॉइंट कर सकता है, अदर देन द फैमिली और विद इन द फैमिली ऑल्सो। विल के बारे में बात करते हैं। बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कि क्या स्टैम्प पेपर लगेगा, कितनी फीस लगेगी। विल सिंपली एक प्लेन पेपर में बनाई जाती है। फिर एक अगला सवाल आता है कि क्या विल को रजिस्टर करना जरूरी है। देखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल है। एक रजिस्टर्ड विल हमेशा लीगल वैल्यू ज्यादा कैरी करेगी बनिस्बत एक अनरजिस्टर्ड विल के। तो अनरजिस्टर्ड विल को डिस्प्यूट करने के भी चांसेस रहते हैं, लीगल विल को डिस्प्यूट करने के चांसेस तो रहते हैं, बट उसका आउटकम जो है वो अनफेवरेबल नहीं होता, फेवरेबल होता है। मतलब जिस जिस बेनिफिशियरी के नाम पे जो जो चीज लिखी जाती है रजिस्टर्ड विल के, वो उसी को ही फाइनली मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। कहाँ रजिस्टर होती है जी? लोकल रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है, जहाँ पे रेगुलरली आपकी जो रूटीन में प्रॉपर्टीज जो होती है वहाँ रजिस्टर होती है, तो वहां पे विल रजिस्टर होती है। क्या मैं मल्टीपल विल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ जी। मेरे एसेट्स भी बढ़ सकते हैं, मेरी थॉट भी चेंज हो सकती है, तो मैं पुरानी विल को कैंसिल करते हुए, रिवोक करते हुए एक नई विल बना सकता हूँ जितनी चाहूँ।
विटनेस हर विल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और 2 विटनेस कम से कम चाहिए होते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल एडवाइस जरूर मैं दूंगा कि विटनेस बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं होने चाहिए, बिकॉज विटनेस की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम विल को प्रोबेट करा रहे होते हैं, विल को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं। तो विटनेस जो है वो यंग एज के हो, यंगर देन यू, यू मीन्स जो इस विल को बना रहा है। बेनिफिशरीज को विल में विटनेस ना बनाया जाए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? 2 फोटो चाहिए होती हैं जो इंसान की जो विल बना रहा है, उसके केवाईसी प्रूफ चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट। इसी तरह से विटनेस के भी केवाईसी चाहिए होते हैं, दोनों विटनेस के आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फोटो जो है प्रैक्टिकली विल पे लगती तो है टेस्टेटर की जो विल बना रहा है, लेकिन बाकी जो विटनेसेस हैं उनकी फोटो वहीं पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में खींची जाती है। कॉस्ट लगभग ऑन एन एवरेज 3 से 6 हज़ार रुपए की कॉस्ट आती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट इसी रेंज में रहती है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट एक्सेट्रा, और उसके अंदर विल है, कैसी विल है? रजिस्टर्ड हो सकती है या अनरजिस्टर्ड हो सकती है। तो हमने डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पहले डिस्कस कर लिया है कि लीगली साउंड रजिस्टर्ड विल रहती है। अब उसके आगे देखते हैं कि इसको विल के अंदर जो बेनिफिशियरी लिखा हुआ है, एक या एक से ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो उस बेनिफिशियरी के पास इस टेस्टेटर के जाने के बाद 2 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओनरशिप के डिसीज्ड के, और साथ में डिसीज्ड ने जो विल की है वो, और वो विल बेनिफिशियरी के नाम पे है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आने के बाद कुछ करना है क्या? सवाल ये है। तो पहला आंसर तो ये है कि अगर आपने बेनिफिशियरी ने इसको बेचना है, इस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बिक सकती है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या वो क्लियर टाइटल आ गया बेनिफिशियरी के पास? क्या सब रिकॉर्ड्स पे उसका नाम आ गया या वो क्लियर टाइटल रखता है? तो आंसर इज नो। तो फिर क्या करना है? ये 2 डॉक्यूमेंट उसके पास है, डिसीज के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स और विल, तो उसको आगे उस विल को प्रोबेट कराना पड़ेगा। विल प्रोबेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसको कि विल प्रोबेशन की क्या प्रोसेस होती है, कोर्ट के थ्रू होता है। तो उसके बाद उसके पास क्लियर टाइटल आ जाएगा और वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसके नाम पे आ जाएगी। इसके 2 फायदे हैं। एक ये है कि पहले केस में जो विल प्रोबेट नहीं कराई है वो बेच तो सकता है, लेकिन वो विल कभी भी चैलेंज हो सकती है। लेकिन एक बारी सेकंड केस में जो हम बता रहे हैं, एक बारी जब विल प्रोबेट होगी तो फिर उसका चैलेंज नहीं होता है, क्लियर टाइटल आ जाएगा उस बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरीज के पास जिनका नाम विल में लिखा हुआ है। अब सिमिलर केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में विल नहीं है तो क्या होगा? देखिए, विल नहीं है तो जितने भी लीगल एयर्स हैं, जो हमने अपने सेकंड वीडियो में बताया था कि लीगल एयर्स कौन कौन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सब लीगल एयर्स इस डिसीज के, इस प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी हो गए और बराबर के हिस्सेदार हो गए। अब उसके अंदर आपको अगर क्लियर टाइटल पास करना है तो कोर्ट के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं कि मान लीजिए एक से ज्यादा बेनिफिशियरी है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, और वो बेनिफिशियरी चाहते हैं कि मान लीजिए 3 बेनिफिशियरी है, वाइफ है, हस्बैंड की वाइफ, जो हस्बैंड डिसीज्ड हुआ, और उसके 2 मेजर बच्चे हैं, और 2 मेजर बच्चे चाहते हैं कि हमारा शेयर भी मदर के नाम पे जाए। तो वो कोर्ट के अंदर जब सक्सेशन सर्टिफिकेट आ रहा होता है तो वहीं पे ही कोर्ट विल डिसाइड इन फेवर ऑफ मदर के, ठीक है, ये सारा का सारा शेयर जो है, इस प्रॉपर्टी जो है, ये मदर के नाम पे जा सकती है। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं करता है फैमिली वाले, तो वो इक्वल शेयर जाएगा ऑल द बेनिफिशियरी टू ऑल द लीगल हेयर्स। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक सेकंड ऑप्शन भी है। विल नहीं है, ऑब्वियसली लीगल हेयर्स ही ओनर बनते हैं, तो आप सर्वाइवर सर्टिफिकेट, विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट देन सक्सेशन सर्टिफिकेट, मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है, सर्वाइवर सर्टिफिकेट कैसे लेना है और क्या इसका इंपॉर्टेंस होती है। प्लस आरडी, आरडी मीन्स रिलिक्विशमेंट डीड,
मतलब ये है कि मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर मदर है और 2 मेजर बच्चे हैं, तो वो सिर्फ सर्वाइवल सर्टिफिकेट और दोनों बच्चे अपना अपना राइट रिलिंक्विश करते हुए एक रिलिंक्विशमेंट डीड बनाएंगे. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस and non-expensive, whereas succession certificate is a long process, it's a very expensive process. ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ. तो ये शॉर्टकट है जहाँ पे क्लियर टाइटल एक या एक से ज्यादा बेनिफिशियरी को या मतलब लीगल हेयर्स को हम पास ऑन कर सकते हैं लीगली. अब बात करते हैं कोई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जॉइंट नेम में थी, तो डिसीज का था और 50% शेयर किसी और का था. नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ के जॉइंट नेम में थी. एक बहुत मिथ है कि हस्बैंड के जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी जो है वो टोटल वाइफ के नाम पर ट्रांसफर होगी. ये ऐसा नहीं होता है. वाइफ का 50% शेयर वही रहेगा, लेकिन जो हस्बैंड का 50% शेयर था उसके अब सारे लीगल हेयर्स इक्वली क्लेमेंट है, इक्वली उनके पास राइट है उस प्रॉपर्टी का शेयर लेने के लिए. तो सेम उसी प्रोसेस से जैसे पहले बताया, अगर एक बेनिफिशियरी है तो विल को प्रोवेट करा लीजिए. तो बेनिफिशियरी जो बाकी सपोज एग्जांपल ये है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही बच्चे नहीं हैं और उसके अंदर विल है और विल के अंदर बेनिफिशियरी का नाम लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी का नाम वाइफ है, तो उस केस के अंदर विल प्रोवाइड करा लीजिए. रेस्ट 50% का ओनर भी वाइफ हो जाएगी. लेकिन अगर मल्टीपल बेनिफिशियरी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मेरे सारे बच्चों को मतलब वाइफ और बच्चों दोनों को भी मिलेगा इक्वल शेयर, तो उस केस में आपके पास दोनों ऑप्शन है. एक तो ऑब्वियसली विल प्रोवाइड कराने की ऑप्शन है, या आप विल को इग्नोर ही कर दीजिए और वही सिस्टम उठा लीजिए जो मैंने पहले बताया कि हालांकि विल के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी वाइफ और मेरे दोनों मेजर बच्चे इक्वल के लीगल हेयर्स बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि जी हम सारा शेयर अपना शेयर छोड़ते हैं और सारी प्रॉपर्टी जो 50% शेयर है बाकी फादर का वो मदर को देना चाहते हैं. तो उस केस में आप विल को इग्नोर कर दीजिए और फिर वही रिलिक्विशमेंट डीड वाला प्रोसेस अपना लीजिए. तो वो भी एक ऑप्शन है, चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ विल प्रोबेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट दोनों लेंथी और एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स है. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में है, बिना विल के है. ऑब्वियसली जैसा कि पहले बताया था, जहां विल नहीं है उसके सारे जो लीगल हेयर्स है वो इक्वल पार्टनर बन जाते हैं. एक ऑप्शन है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू जाए जैसा पहले बताया, और दूसरा आरडी का प्रोसेस बताया मैंने. और चाहे पहले वाले केसेस थे जहां पे बेनिफिशियरी के पास जा रहा है या लीगल हेयर के पास जा रहा है, या फिर ये वाला केस है, हर केस में फाइनली जो है प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना होता है ताकि हर डॉक्यूमेंट पे आपका नाम आ जाए. फिर चाहे हाउस टैक्स जाए, फिर चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे कुछ और हो, वो सब आप ही के नाम से जाएगा और क्लियर टाइटल पेपर्स पे आपका नाम होगा. विल प्रोबेशन क्या है? ये प्रोसीजर है जो कोर्ट के थ्रू होता है और ये एक स्टैम्प है कोर्ट की कि हाँ यही लास्ट और फाइनल विल है डिसीज्ड की, टेस्टेटर की. तो प्रोसेस लंबी जरूर है बट इसके एंड का रिजल्ट जो है वो किसी भी तरह का चैलेंज या डिस्प्यूट खत्म कर देता है. और ये कोर्ट का एक ऑर्डर होगा इसके बाद जहां पे वो डिसाइड करेगा कि किसके पास या हु इज द राइट बेनिफिशियरी एज पर द विल. और ये इसको कराने में कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लगता है. और अगर कोई ऑब्जेक्शन लग गई, किसी ने बोला नहीं जी ये विल ठीक नहीं है या इसके बाद कुछ और विल थी या देयर इज अदर डॉक्यूमेंट और अदर विटनेस व्हिच सेज समथिंग डिफरेंट, तो उस केस में वो चैलेंज को रिमूव करने में टाइम लग सकता है. ये कब अप्लाई कर सकते हैं विल के प्रोबेशन के लिए? आफ्टर 7 days ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज्ड. स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले जो बेनिफिशियरी जो एग्जीक्यूटर है विल का, वो आपको अब एक पिटिशन फाइल करेगा, प्रोबेट पिटिशन विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके बाद वो कई बार तो लोअर कोर्ट ही इसको एक्सेप्ट कर लेता, बट समटाइम्स इट इज टू बी सेंट टू द हाई कोर्ट आल्सो द एप्लीकेशन. फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने पड़ता है, सबमिट करने पड़ते हैं जो बताते हैं कि ये फ्री विल से ही टेस्टेटर ने अपनी विल की है, इसमें कोई कोरिजन वगैरह नहीं है.
कोर्ट उसको वेरीफाई करेगा और सारे जितने भी इसके लीगल हेयर्स और बेनिफिशियरीज और किन्स हैं उनको इनवाइट करेगा। फिर कोर्ट एक पोस्ट करेगा या एक जगह लगाएगा, शोकेस करेगा लेटर्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस टू सी इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन टू दिस विल, और अगर 30 दिन तक नहीं आती तो प्रोबेट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। विल के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, जो मेरे माइंड में लिमिटेड था मैंने आपको उसको यहाँ पे रख दिया है कि अगर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और वो डिसीज के नाम पे अभी नहीं आई है, तो डिसीज ऐसी किसी प्रॉपर्टी को अपने विल के अंदर आगे किसी बेनिफिशियरी को नहीं लिख के दे सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर नॉमिनेशन है तो विल की क्या जरूरत है, या विल है तो नॉमिनेशन क्या क्या रोल प्ले करेगा। तो बड़ा क्लियर है जी, जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ एक तरह का केयर टेकर होता है। जब तक फाइनल लीगल हेयर किसी भी और डॉक्यूमेंट से डिसाइड नहीं हो जाता और बेनिफिशियरी डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक ही इज सपोज टू होल्ड एंड टेक केयर ऑफ द एसेट्स। ठीक है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर चलता है। नॉर्मली हम देखा है कि अगर जैसे कोई बैंक अकाउंट है, कोई फिक्स डिपॉजिट है या ऐसा कुछ और इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में नॉमिनी का ही प्रोसीजर फॉलो करके बैंक या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हैंड ओवर कर देते हैं उस इन्वेस्टमेंट को टू द नॉमिनी। अब एक सवाल आता है कि अगर नॉमिनेशन मिस्टर ए के नाम पे, एक फैमिली मेंबर के नाम पे है, लेकिन विल के अंदर जो जो बेनिफिशियरी बनाया गया वो मिस्टर बी को बनाया गया, अदर फैमिली मेंबर से। एग्जांपल के हस्बैंड ने नॉमिनी तो बनाया था अपनी वाइफ को, लेकिन विल के अंदर बना गया अपने बेटे को उसका बेनिफिशियरी इसी सेम इन्वेस्टमेंट का। तो उस केस में कौन फाइनली हु विल प्रिवेल ओवर हुम? सो जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है वो बताता है कि विल सुपरसीड द नॉमिनेशन। तो जो विल में जो बेटे का नाम लिखा है ये इन्वेस्टमेंट बेटे को जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड नॉमिनेशन। कुछ सवाल जवाब जो मेरे माइंड में थे मैंने वो रखे हैं। साइन हो रखी है विल बट रजिस्टर्ड नहीं है, दैट मीन्स इट्स अनरजिस्टर्ड विल। उसका स्टेटस क्या है? बिल्कुल वो वैलिड विल है, लेकिन मैंने जैसे बताया लीगल सेंटिटी उसको चैलेंज आराम से किया जा सकता है, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन जैसे ही वो हम बार बार विल प्रोबेशन की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड विल भी प्रोबेट होती है, अनरजिस्टर्ड विल को भी प्रोबेट कराया जा सकता है थ्रू द कोर्ट प्रोसेस। तो अनरजिस्टर्ड विल जब प्रोबेशन के लिए जाएगी कोर्ट के थ्रू, स्टैंप लग के फाइनल आ जाएगी, तो दैट मीन्स द पर्पस इज सर्व्ड इन बोथ द केसेस। बट प्रेफर्ड जो है वो रजिस्टर्ड विल ही है। कैन अ विल बी रिवोक्ड? यस, सर्टनली इट कैन बी रिवोक्ड। आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं और जीते जी कभी भी कुछ भी आप चेंज करने का हक रखते हैं। एक इंसान के पास 3 प्रॉपर्टीज है, तो उसको क्या 3 प्रॉपर्टीज के लिए अलग 3 विल करनी पड़ेंगी या एक विल के थ्रू कर सकता है? ऑप्शन है जी, आप तीनों की विल तीनों प्रॉपर्टीज की विल एक विल के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट इट यू कैन हैव मल्टीपल विल्स आल्सो। अगर एग्जीक्यूटर जो है विल में, वैसे जरूरी नहीं कि हर विल में एग्जीक्यूटर हो, पर कई विल्स में एग्जीक्यूटर पाया जाता है। अगर एग्जीक्यूटर जो टेस्टेटर है उससे पहले उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो उसके पास 2 ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है। एक तो ये है कि जिस जो टेस्टेटर है उसको ऑल्टरनेटिव एग्जीक्यूटर दूसरे को स्टेप इन करा सकता है, अगर उसने ऑलरेडी विल में लिखा हो कि मेरा एग्जीक्यूटर ये है और अगर ये मेरे से पहले चला गया तो सेकंड एग्जीक्यूटर ये है, ऑल्टरनेटिव एग्जीक्यूटर ये है। सेकंड है कि अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है विल पे सेकंड एग्जीक्यूटर, तो आप जो टेस्टेटर है वो एक नई विल बना ले और नया एग्जीक्यूटर उसमें अपॉइंट साथ में कर ले। मैं यहाँ पे फिर रिपीट करूंगा कि एग्जीक्यूटर होना विल में कोई जरूरी नहीं है, बट अगर चाहता है टेस्टेटर तभी इस केस में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और एक बड़ा हाइपोथेटिकल केस लिया हुआ, टेस्टेटर भी चला गया है और एग्जीक्यूटर भी नहीं है एग्जीक्यूशन से पहले, देन द कोर्ट विल कैन अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर फॉर द विल। अब एक फादर ने एक रजिस्टर्ड विल की हुई है एक प्रॉपर्टी नंबर से एग्जांपल 1 2 3 अपने बेटे के नाम। तो सवाल आता है कि क्या बेटा, जब उसका फादर अभी अलाइव है, जिंदा है, क्या बेटा उस प्रॉपर्टी के लिए विल कर सकता है कि अपनी बीवी के लिए? वो कर तो सकता है,
बट उस विल की जो लीगल इफेक्ट है वो तभी भी आ जाएगा जब फादर के बाद, क्योंकि फादर की डेथ के बाद ही उसके पास बेटे के पास राइट आएगा, जो अपना राइट फिर आगे ट्रांसफर कर सकता है अपनी वाइफ को। तो अगर बेटा पहले चले जाता है और उसकी विल भी है, तो विल वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि उस बेटे के पास जिसने अपनी वाइफ के नाम पे विल की है, अभी वो टाइटल आया ही नहीं है, क्योंकि उसके फादर अभी अलाइव है। अगला सवाल आएगा कि डिसीज ने एक फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में, जहाँ पे नॉमिनेशन उसने बड़े बेटे को किया है, लेकिन विल के अंदर उसने अपनी वाइफ का बेनिफिशियरी बनाया। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ऑलवेज विल सुपरसीड ओवर द नॉमिनेशन। फिर एक सवाल आया था कि क्या एक इंसान को विल जो है सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पे या लीगल एड्स के नाम पे बनाना है, किसी और के नाम पे बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो अब आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, स्पेशली विद द कंसेप्ट ऑफ विल एंड नॉमिनेशन। मैं अगले दोनों एपिसोड के टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले एक सवाल आपके माइंड में जरूर करना चाहता हूँ। हम सब सोचते हैं कि विल करने में अभी टाइम है। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 में से अमूमन 9 लोग जो है उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई हुई। ये कौन लोग हैं? जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज या एसेट्स हैं। तो आई थिंक कंसेप्ट ये चलता है कि जब आपके पास कोई प्रॉपर्टीज या एसेट आ जाए, दैट इज द राइट टाइम टू क्रिएट योर विल, टू मेक योर विल। कोई उम्र का डेडलाइन नहीं है कि 60, 70, 80 या ऐसे कोई साल के अंदर या उसके कवर होने के बाद ही आप विल बनाएंगे। विल की एंटाइटलमेंट या विल की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है जब आप एक एसेट या इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते हैं। सो दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर पीपल who have assets and they are thinking of making a will. Please do not think about it. Go ahead and create your will, have your will in place. तो थैंक यू सो मच। अगली 2 एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कि अगर फंड्स आते हैं तो फ्यूचर अर्निंग के लिए हमको कहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे कैसे प्लान आउट करना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा एपिसोड नंबर 6, जहाँ पे हम बताएंगे एस्टेट प्लानिंग के अंदर डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, और जो Q&A और 5 पहली एपिसोड्स पे आएंगे तो वो भी हम कवर करेंगे 6 एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इसी तरह से इसको प्यार देते रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। Goodbye.